बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR आज मना रहा है अपना 97वां स्थापना दिवस। 1929 में इसी दिन हुई थी ICAR की स्थापना। देश के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के चलते ही आज भारत बन रहा है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बायो स्टिमुलेंट बिक्री पर महत्वपूर्ण बैठक। कहा, बायो स्टिमुलेंट्स के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हाल में नहीं होने देंगे धोखा। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर रचा इतिहास। इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में लगातार 8वीं बार मिलेगा स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार। राज्य के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी मानसून सक्रिय। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोले गए तिघरा डैम के 5 गेट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष 1929 ICAR आज अपना 97वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 जुलाई 1929 को आज ही के दिन ICAR की स्थापना हुई थी, जिसका मकसद कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और इससे जुड़ी तकनीकों में अनुसंधान करना है। देश के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान के चलते ही आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। क्या कुछ खास उपलब्धियां रही हैं ICAR की, देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में फैले 113 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों और 74 कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ICAR दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय कृषि प्रणालियों में से एक है। ICAR ने अपने शोध और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत में हरित क्रांति और उसके बाद कृषि में विकास में बड़ी भूमिका निभाई है, जिससे देश में सन 1950-51 से वर्ष 2024 तक खाद्यान्न उत्पादन में बागवानी फसलों, मछली उत्पादन और दूध उत्पादन में कई गुना वृद्धि की है। कृषि को तकनीकी से जोड़ने और अनुसंधान से आज भारत चावल में 149.1 मिलियन टन उत्पादन के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है और साथ ही चावल का बड़ा निर्यातक देश है। दूध उत्पादन में भी 239.30 मिलियन टन के साथ पहले नंबर पर है और गेहूं, मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर स्थान रखता है। इसी साल हमारा जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछले एक साल में हमने 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन बढ़ाया है। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर का 13 मिलियन टन एक साल में बढ़ा है, वो भी हाईएस्ट है। मिल्क का प्रोडक्शन, एग का प्रोडक्शन, ये सारे अब तक के हाईएस्ट रिकॉर्ड हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों की बात करें तो बीजों में धान, गेहूं, बाजरा, दलहन सहित ज्यादा उन्नत किस्में जारी हो चुकी हैं। पशुपालन में गिर गाय, साहिवाल गाय जैसी नस्लों के संरक्षण में बड़ा योगदान है। ICAR ने मत्स्य पालन में कतला, रोहू की बेहतर नस्लें विकसित की हैं। जैव प्रौद्योगिकी में BT कपास, बायो फर्टिलाइजर, किसान सेवाओं में किसान कॉल सेंटर, किसान मोबाइल ऐप और कृषि विज्ञान केंद्रों का मजबूत नेटवर्क स्थापित किया है। कृषि और अनुसंधान के लिए ICAR भारत में 75 से ज्यादा कृषि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक नियंत्रण कर रहा है। ये विश्वविद्यालय कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी साइंस, एग्री इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का उद्देश्य कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार कार्य को बढ़ावा देना है। इसी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, फसलों, पशु नस्लों और कृषि तकनीक का विकास करना है। ICAR सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है।
हिंदुस्तान एक कैपेसिटी डेवलपमेंट का हब बन रहा है, जो हम दूसरे जितने भी हमारे दूसरे देश हैं उनके लोग आके यहाँ से सीख रहे हैं, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अभी एक प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था दक्षिण, जो साउथ साउथ लर्निंग के लिए ही हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू चलाया जा रहा है, तो उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जैविक खेती पर जोर दिया है, किसानों और अनाज मंडियों को पीएम किसान ई नाम से जोड़ा है, एग्री कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया है, ICAR AI के उपयोग से स्मार्ट खेती तकनीकों पर अनुसंधान कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में कृषि किसानों के लिए राष्ट्रीय गौरव है, जिसने भारत को खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन और मत्स्य पालन में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बायो स्टिमुलेंट्स की बिक्री को लेकर कृषि भवन नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सख्त रवैये के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि बायो स्टिमुलेंट के मामले में हम किसानों के साथ किसी भी हालत में धोखा नहीं होने देंगे। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे कोई भी अनुमति देते समय किसानों को ध्यान में रखें। हम देश के छोटे किसानों के साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ बेईमान गड़बड़ियां कर रहे हैं, जिनसे किसानों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में देश भर में चलाए गए 15 दिवसीय विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कई किसानों ने नकली खाद, नकली बीज, नकली उर्वरक और बायो स्टिमुलेंट तथा नैनो यूरिया की बिक्री को लेकर शिकायतें की थी। शिवराज सिंह ने अनेक गंभीर सवाल खड़े करते हुए बैठक में अधिकारियों से कहा कि बायो स्टिमुलेंट की पूरी समीक्षा करना आवश्यक है कि इससे कितना फायदा किसानों को हो रहा है। यदि नहीं तो बेचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिना अर्थ के हजारों कंपनियां इसकी बिक्री करने लग गईं, लेकिन कृषि मंत्री होते हुए अब मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने जापान की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जापान के प्रमुख कपड़ा और परिधान उद्योगों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक इंटरैक्टिव राउंड टेबल की अध्यक्षता की और उनसे घरेलू और वैश्विक दोनों बाजारों के लिए भारत में तकनीकी वस्त्र, रेशा उत्पादन और मशीनरी क्षेत्रों में निवेश करने पर विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रमुख कपड़ा कंपनी स्टाइलम लिमिटेड की टीम से भी मुलाकात की और उन्हें पीएम मित्र पार्कों और अन्य सरकारी पहलों के माध्यम से भारत के साथ अपने जुड़ाव के बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। स्वच्छता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के तहत राज्य के 8 शहरों को विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आगामी 17 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन शहरों को सम्मानित करेंगी। इसमें सबसे बड़ा गौरव इंदौर के नाम रहेगा, जिसे सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में लगातार 8वीं बार स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। देखिए मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता श्रेष्ठ द्विवेदी की ये रिपोर्ट। इंदौर सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में नंबर 1। स्वच्छता में भोपाल को देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी का खिताब। उज्जैन 3 से 10 लाख की जनसंख्या श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर। पीएम मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश कर रहा है साकार। स्वच्छता अभियान का प्रतीक बन चुका इंदौर अब इस बार पारंपरिक श्रेणी के अलावा सुपर स्वच्छ लीग नामक नई श्रेणी में भी अव्वल रहा है। इस नई श्रेणी में इंदौर को उसकी दीर्घकालिक उपलब्धियों और भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पहला स्थान दिया गया है। वहीं राजधानी भोपाल को इस बार देश की सर्वश्रेष्ठ राजधानी के खिताब से नवाजा गया है। प्राकृतिक सौंदर्य और व्यवस्थित शहरी प्रबंधन के साथ साथ स्वच्छता के क्षेत्र में किए गए कार्यों के चलते यह सम्मान भोपाल को मिला है। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है।
प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता, तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन को 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं 20,000 से कम जनसंख्या वाले कस्बों की श्रेणी में बुधनी नगर को पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके अलावा देवास, ग्वालियर, शाहगंज और जबलपुर को भी अलग अलग श्रेणियों में स्वच्छता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस बार स्वच्छ लीग की अवधारणा लागू की गई है, जिसमें पिछले वर्षों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों को एक अलग लीग में स्थान दिया गया है। इसी के तहत इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग का हिस्सा बनाया गया है और वह इसमें भी शीर्ष रहा। हमारे यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी है। सभी को कहीं पे भी चले आओ, इंदौर के किसी भी कोने पे चले आओ, आपको स्वच्छ ही मिलेगा। आजकल लोग कोई कूड़ा वूड़ा कहीं नहीं फेंकते, सब प्रॉपर डस्टबिन में डालते। 2024 का निर्णय जारी किया गया है कल, उसमें भोपाल दूसरे स्थान पर है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पहले हम नंबर 5 पे थे, पर अब हम नंबर 2 पर हैं, तो मैं चाहूंगी कि भोपाल नंबर 1 पर भी आए। 17 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के 8 शहरों को सम्मानित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता संकल्प को मध्य प्रदेश पूरे समर्पण और परिश्रम से साकार कर रहा है। इंदौर और भोपाल की स्वच्छता की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि पूरे प्रदेश की जनता की मेहनत और जागरूकता का परिणाम है। साफ सफाई और जन भागीदारी का ये मॉडल देश के बाकी शहरों के लिए भी एक मिसाल है। कैमरा पर्सन चंद्रमोहन के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, मध्य प्रदेश। और इन दिनों भिंडी की 2 खास किस्में चौरंजा और लक्ष्मी एक ही खेत में उगाकर नया प्रयोग किया जा रहा है। इन किस्मों की खास बात यह है कि भिंडी लंबे समय तक ताजगी बनाए रखती है। इसका मकसद है कि हर मौसम में लोगों को ताज़ी भिंडी मिलती रहे। हालांकि इन वैरायटी की खेती आसान नहीं है, बल्कि इसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है। खेत की 10 बार जुताई करनी पड़ती है और सिंचाई भी हर 15 दिन में करनी होती है। सबसे पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जुताई के समय अगर गोबर की खाद डाल दी जाए तो खेत की ताकत और बढ़ जाती है। अगर किसान यूरिया और डीएपी का प्रयोग करना चाहें तो मात्रा सीमित रखनी चाहिए। 90 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 30 किलो एमओपी प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। खेत में भिंडी की बुआई के लिए 2 मेढ़ों के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखनी होती है। 1 किले में 3.5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। लागत करीब 60,000 रुपये प्रति किला आती है। और झारखंड के आम अब वैश्विक मंच पर अपनी मिठास बिखेर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ जिले के किसानों की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत उत्पादित आम्रपाली किस्म के आम सऊदी अरब के जद्दा और रियाद में आयोजित मैंगो मानिया फेस्टिवल में जबरदस्त आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। विगत 14 से 17 जुलाई तक चल रहे इस फेस्टिवल का आयोजन लुलु हाइपर मार्केट में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया जद्दा HE फाहद अहमद खान ने किया। उन्होंने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि पहली बार झारखंड से आमों का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात हुआ है, जो एपेडा, EPEDA और ऑल सीजन फार्म फ्रेश के माध्यम से संभव हो सका। ऑल सीजन फार्म फ्रेश के प्रोपराइटर अब्दुल हामिद खान के नेतृत्व में ये संस्था झारखंड की पहली ऐसी एपिडा लाइसेंसी संस्था है जो ताज़ा फल सब्जियों का निर्यात कर रही है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 48 घंटों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अनेक स्थानों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली और उसके आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक उत्तरी राजस्थान के मध्य भाग पर एक दबाव और उत्तरी झारखंड एवं उससे सटे दक्षिणी बिहार पर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके कारण राजस्थान, पूर्वी और उससे सटे मध्य भारत में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगह गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में कई जगह आज से 19 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। और आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों लाल मिर्च की आवक खासी सुस्त देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक तमिलनाडु की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार के दिन लाल मिर्च की आवक देखने को मिली। हालांकि इस दौरान राजस्थान के इक्का दुक्का मंडियों में भी लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 14 जुलाई को लाल मिर्च का भाव था 8,000 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़ककर 7,000 रुपए पर हुए। वहीं बात तमिलनाडु की मंडियों की करें तो यहाँ की नमक्कल मंडी में 15 जुलाई को लाल मिर्च का भाव रहा 18,000 रुपए। अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च 20,000 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अम्बुतूर मंडी में इस दौरान लाल मिर्च के सौदे 20,000 रुपए पर हुए। बात निर्यात की करें तो भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2023-24 के दौरान 3 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 मीट्रिक टन रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 मीट्रिक टन बढ़कर 6,49,815 मीट्रिक टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 मीट्रिक टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 मीट्रिक टन पर आ गया। जबकि इस साल यानी 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 6,01,084 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 84,907 मीट्रिक हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 14 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 4,305 रुपए। 15 जुलाई को इसके भाव में 797 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव हो गया 3,508 रुपए। गुजरात की बगसरा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहाँ 14 जुलाई को सोयाबीन का भाव रहा 3,890 रुपए। 15 जुलाई को इसके सौदे 650 रुपए लुढ़ककर 3,240 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को सोयाबीन बिना किसी उतार चढ़ाव के 4,200 रुपए पर बिकी। गुजरात की बाकी मंडियों पर नजर डालें तो मंगलवार के दिन यहाँ की धोराजी मंडी में सोयाबीन 4,030 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही राजूला मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 3,900 रुपए पर हुए। वहीं 28 मई 2025 को कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। पिछले साल की तुलना में इस साल खरीफ रामतिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे ज्यादा MSP बढ़ाई गई है। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का MSP साल 2024-25 के दौरान 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2025-26 के दौरान 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल
तय कर दी गई है। बता दें, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151.80 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य गुजरात में धान के खेतों में केवल अनुकूल नमी बनाकर रखें। जरूरत से ज्यादा पानी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां के किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई का काम करें। मध्य गुजरात में इन दिनों अरहर और कपास की बुवाई भी कर सकते हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में मूंगफली, मूंग, उड़द, कपास, अरहर और बाजरे की बुवाई का काम करें। अगर जरूरत हो तो उत्तरी सौराष्ट्र क्षेत्र में कपास के पौधों के बीच के अंतराल में तिल, बाजरे और दलहनी फसलों की बुवाई कर सकते हैं। दक्षिणी सौराष्ट्र के किसान मूंगफली, कपास, मूंग, उड़द और सोयाबीन की बुवाई करें। पहले से बोई गई मूंगफली और कपास के खेतों में अंतराल को भरने का काम करें। दक्षिणी गुजरात के किसान कपास और अरहर की बुवाई अनुकूल मौसम में जारी रखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में कम अवधि वाली उन्नत किस्म की धान की बुवाई करें। यहां के किसान कम अवधि वाली मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में धान की रोपाई पूरी कर लें। यहां के किसान साफ मौसम के दौरान मूंगफली, तिल, अरहर, ज्वार और हरे चारे की बुवाई का काम करें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में सब्जियों की नर्सरी में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। दलहनी फसलों में फालतू पानी जमा ना होने दें। यहां के किसान धान की नर्सरी 20 से 25 दिन की होने पर रोपाई करें। दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में खरीफ की मक्का बोएं। यहां के किसान मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी भी बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें।
अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 20 जुलाई को होने वाली सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। पीआईबी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित पाकिस्तान के एक झूठे दावे की पोल खोल दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को 3 भारतीय राफेल जेट विमानों के नुकसान की बात स्वीकार की है। रक्षा मंत्रालय ने आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में यूएवी और CUAS स्वदेशीकरण पर कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर की जमकर सराहना की। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की आखिरी कोशिशें जारी हैं। मौत की सजा का सामना कर रही भारतीय नर्स निमिषा को आज यमन में मौत की सजा दी जानी थी, जिस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। श्रीलंका से भारत आए एक प्रतिनिधिमंडल ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका के 14 राजनीतिक दलों के 24 युवा नेता शामिल हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। डीडी किसान ने कर